हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड। जो चैप्टर थर्ड हमारा किसके रिलेटेड है, यहाँ पे चैप्टर थर्ड को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट या इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है और वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। हमें पता है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास कितने होने वाली है, यहाँ पे 2 होने वाली है, यानी कि सॉरी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 होने वाली है। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 6 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हमारे पास 6 हो जाएगा। मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ पे अगर आप डिग्री देखोगे तो 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? वेरिएबल्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है, जैसे x एंड y, हमारे पास कितने वेरिएबल यहाँ पे हो गए? 2 वेरिएबल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक x ये हो गया, फिर y हो गया, तो ये हमारे लिए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हो जाएगी। अब मान के चलो मैं आपके पास एक ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखोगे क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जी बिल्कुल, लीनियर इक्वेशन तो ये है, लेकिन मैं इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? सिंगल वेरिएबल है। वो सिंगल वेरिएबल हमारे पास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो जहां पे हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होने वाली है ना लीनियर इक्वेशन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? जो मैंने ये वाली लिखी हुई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। मान के चलो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे टॉप एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये वाली हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो ये हमने लिखा है ना, यहाँ पे ये जो a1 है, a1 हमारे पास क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट, यानी कि ये 3। यहाँ पे a1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और b1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास c1 है, जो वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, जो ये वाली वैल्यू है। अगर मैं a2 की बात करता हूं, तो a2 मेरे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा, b2 हमारे पास -3 हो जाएगा, और c2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इसकी जनरल फॉर्म है जो हमने यहाँ पे देखी है। क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? चलिए, अगर हम उसके नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सोल्यूशन, जो क्या क्या सोल्यूशन हमें मिल सकती हैं लीनियर इक्वेशंस की। एक हमारे पास ग्राफिकल सोल्यूशन होती है, एक सब्स्टिट्यूशंस होती है, एक एलिमिनेशंस होती है। ये 3 हमारे पास सोल्यूशंस होंगी, एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। यानी कि आप कुल मिला के मान लो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके लिए कोई भी मेथड ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। हाँ, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जो फिलहाल के न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से वो कट हो चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है। देखिए, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो ये तो मैंने वो एज इट इज जर्नल फॉर्म लिखी थी, जिसके बारे में मैंने पीछे भी आपसे बात किया कि क्या फॉर्म हो सकती है इसकी जर्नल फॉर्म, ये वाली। ठीक है, ये तो इसकी जर्नल फॉर्म थी जो हमने अभी ऑलरेडी देख चुके हैं हम इस चीज को। अब इसके बाद हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आपको चीज समझ आ जाएगी।
अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि एक इक्वेशन लिखते हैं हम, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और दूसरे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 5x माइनस 6y इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो आप, 10 लिख दो। मैंने आपको क्या कहा कि आप इन इक्वेशंस के हिसाब से चलोगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड है। अगर मैं इक्वेशन 1 के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पे मेरे पास a1 डिवाइडेड बाई a2 मुझे चेक करना है। a1 मेरे पास कितना है, 3, और a2 मेरे पास कितना है, 5। ये वाला जो है हमारे पास a1 है, ये वाला a2 हो जाएगा। अब b1 डिवाइडेड बाई b2 में चेक करूंगा तो b2 मेरे पास कितना है, b1 कितना है 2, और b2 मेरे पास कितना है, -6। इस इक्वेशन से आप क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि जो a1 मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर हो ही नहीं सकती हैं। जो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू के बराबर तो है ही नहीं है। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2। जैसे ही मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जाऊंगा ना, ऐसी इक्वेशन में मेरे पास ग्राफ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, यानी कि एक लाइन मेरी कुछ ऐसे जा रही होगी, दूसरी उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी। और जो ये हमारी लाइन जहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करवा रही है, यहाँ पे ये हमारी इस ग्राफ का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। और आप क्लियरली देखोगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो एक ही सोल्यूशन हमें देने वाली है। आपको क्या याद रखना है कि अगर फर्स्ट में ये वाला केस अप्लाई करवाता हूँ तो ऐसे केसेस के लिए मेरे पास सिर्फ वन सोल्यूशन आएगी। लाइंस जो आएंगी मेरे पास वो कौन सी आने वाली है, इंटरसेक्टिंग आने वाली है। क्लियर। सेकंड में ऐसे ही रेशो चेक करूंगा, अगर मेरे वो रेशो तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि a1 डिवाइडेड बाई a2 ये बराबर आ जाता है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, और ये बराबर आ जाता है मेरा c1 डिवाइडेड बाई c2 के, तो ऐसे केसेस में मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया कि लेट अस सपोज एक लाइन मैंने ये ड्रा की है और दूसरी लाइन में इसी के ऊपर कहीं पे ग्राफ में ना ये वाली यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। ठीक है। ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन वो है जहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए ना एक सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मैनी सॉल्यूशंस निकालते हैं। ऐसी इक्वेशन का क्या करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस को निकलवाते हैं। अब अगर हम थर्ड वाली टाइप की बात करें तो यानी यहाँ पे जो ये हमारा केस बनेगा ये कुछ इस तरीके से है, a1 डिवाइडेड बाई a2 अगर ये बराबर आ जाता है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, और ये बराबर नहीं आता है c1 डिवाइडेड बाई c2 के, तो मैं कहूँगा मेरे पास पैरेलल लाइन बनेगी। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि एक लाइन मेरी कुछ इस तरीके से ड्रा होगी, साथ में लाइन कुछ ऐसे आएगी। ऐसी लाइंस के लिए ना हमारे पास नो सोल्यूशन होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो यानी कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड होगा जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड, वो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है ऐसी सिचुएशन के लिए। तो ठीक है, ग्राफिकल मेथड जो होगा ना वो हम दोनों केसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी और कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। पैरेलल लाइन के लिए ये वाला केस एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो पैरेलल लाइन में हम इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। क्लियर, समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोशिश करते हैं कि देखते हैं ग्राफिकल मेथड में हम चीज़ों को ड्रा कैसे करते हैं या कैसे इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करवाते हैं। देखिए, हमने अभी क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करवाना है। ग्राफ के ड्रा करवाने से हमें पता चलेगा कि क्या ग्राफिकल इस पे कौन सी सिचुएशन। देखो मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, मैं जस्ट एक ग्राफिकल मेथड की रिप्रेजेंटेशन आपको बताना चाहता हूँ। रेस्ट जो हम बात करेंगे ग्राफ की, कौन सी लाइनें इंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, उस सारे के लिए हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। आगे जब क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको क्लियरली वो चीज़ें समझाई जाएंगी। ग्राफिकल मेथड में आपको पता है जो ये वाली इक्वेशन है मेरी, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन मेरी सेकंड हो जाएगी। ठीक है। ऐसी इक्वेशंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको ड्रा कर लेने। एक बॉक्स कुछ इस तरीके से होने वाला है और एक बॉक्स ऐसे ड्रा करना है आपको। ठीक है।
ड्रा करने के बाद ये वाला जो ग्राफ होगा ना, ये मेरा होगा इक्वेशन 1 के लिए, और जो ये वाला ग्राफ है ये मेरा होगा इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। अब इन इक्वेशन के लिए मैं ड्रा करवाऊंगा, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे या उस पर हम कैसे बात करेंगे। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ, जो मेरे पास अभी तक के लिए क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन है। यहाँ पे ना आपको एक वैल्यू अज्यूम करनी होती है, आप x की करो, आप y की करो, ये आप पे डिपेंड करता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जब भी आप वैल्यूज को अज्यूम कर रहे हो तो वो वाली वैल्यूज अज्यूम करना जो हमारे पास ना एक मतलब परफेक्ट डिजिट की शेप में आए, कोई डेसिमल या फ्रिक्शन फॉर्म में वो ना आए। अगर फ्रिक्शन में वहां पे आ जाएगा तो हमारे लिए फिर काफी सारी क्या हो जाएंगी, दिक्कत पैदा हो जाएंगी। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम करूंगा। अज्यूम क्या करूंगा मैं, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे अगर y को 0 मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं y को 0 मान लेता हूँ तो इक्वेशन में y जहां दिखेगा वहां पे 0 पुट करवा देंगे, यानी कि x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। समझ आई, यानी जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। क्लियर। अब दूसरे में अगर मैं x को अज्यूम कर लेता हूँ 0 के बराबर, मैं मान के चल रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैं x को 0 मान रहा हूँ, तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम ना बेसिकली मतलब ये जो अजम्पशन होते हैं ये हमारे हाथ में होते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज अगर आप बड़ी करोगे तो बड़ा ग्राफ बनेगा, छोटी वैल्यू करोगे तो छोटा ग्राफ बनेगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा और वहां पे कोई भी इशू नहीं होगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यानी कि 3y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x की, x अगर मैंने 0 ले लिया तो y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी किस्म की प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, ये हमने की थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए बात, और ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना ये बेसिकली आपका रफ होमवर्क होता है। आप चाहें तो आप इसको एज इट इज एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता। ये तो मतलब आप प्रूव ही करवा रहे हो ना किसी चीज को, ये कोई गलत तो है नहीं है। अब जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे आती है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप जो दूसरी इक्वेशन थी मेरी के फॉर सेकंड इक्वेशन, जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, यार एक काम करते हैं ना, लड़कियों का फेवरेट कलर लेते हैं, चलो पिंक ले लेते हैं। फॉर सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक चीज को नोटिस करना, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे भी हमें वैल्यूज अज्यूम ऐसे ही करनी है। अब लेट अस अज्यूम अगर मैं y को 0 मान लेता हूँ, यानी कि मैंने y को क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया है, y को मैंने 0 ले लिया है। अगर मैं y को 0 ले लूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि अगर मैं 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर तो मेरा 0 ही आएगा ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12। अगर मैं x यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, यानी कि जो x की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब दूसरे वाले केस में अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ, यानी कि अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 2x, x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2 इंटू 0, अगेन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 0 करवाऊंगा तो 0 ही तो आएगा ना, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 होगी, यानी कि माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और y की वैल्यू जो मेरे पास क्या हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई माइनस 3, 3 1 जार 3, 3 4 जार 3, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस 4। समझ आ गया आपको ये बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ग्राफ से अभी तक के लिए हमने वैल्यू सॉल्व किए हैं, इन्हीं वैल्यूज को उठाते हैं हम और एज इट इज क्या कर देते हैं, हम इनको पुट कर देते हैं अपनी अपनी इक्वेशंस में, और जो इससे ग्राफ है, ग्राफ को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो अब यहाँ पर
जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा उसके ऊपर एक बार नजर रख लेते हैं। आप 1 सेकंड रुकना, मुझे एक बार ग्राफ है जो वो ड्रा कर देना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा। और देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमें हमारी जो ये साइड होती है जिसको हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस वाली साइड को हम वाई एक्सिस कहते हैं, जो ये ऊपर आती है इसको हम वाई कहते हैं। और हमें ये पता है कि नीचे ये वैल्यू हमारे पास माइनस वाई होने वाली है और इस साइड पे जो वैल्यू हमारे पास माइनस एक्स होने वाली है। ऐसे वैल्यू है हमारे पास। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करें तो वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 आई है ना, तो हम 6 तक ड्रा कर लेते हैं। ऐसा आप इससे बड़ा भी कर सकते हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्योंकि मैं नीचे आया हूँ ना वाई एक्सिस पे, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी। जो बीच का ये सेंटर का पॉइंट होता है यहाँ पे तो 0 होता है, हमें भी पता है। अब यहाँ से हम इस साइड अगर वैल्यूज को ड्रा करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वैल्यूज हमारी क्या आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ऊपर भी अगर हम ऐसे ही चले जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली हमारी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यू से हमें क्या करना है, एक ग्राफ को ड्रा करना है। ग्राफ हम कैसे यहाँ पे ड्रा करेंगे, देखो पहली इक्वेशन पे हम जाते हैं। पहली इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिखा है कि y तो हमारा 0 है लेकिन x 6 है, यानी कि y 0 हमारा यहीं पे सेंटर पे होने वाला है और जो 6 की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि x प्लस में 6 है ना, तो x 6 यहाँ पे आ गया और y 0 था तो वो ओरिजिन पे ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू 0 आई थी और 6 आई थी और y की वैल्यू 0 है। पहली लाइन हमारी ड्रा होगी। सेकंड आप देखोगे x तो हमारा 0 है लेकिन y 2 है, यानी कि x 0 हमारा ओरिजिन पे और y 2 की जो वैल्यू वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी, कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की 0 y की 2। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक स्केल लेना है। देखो ये मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको क्या करना है कि इन वैल्यूज को ना ऑलवेज रिमेंबर कि ये वैल्यूज जो होती हैं आपको एज इट इज इक्वल डिस्टेंस पे लेनी होती हैं। यहाँ से हम एक लाइन को ड्रा करते हैं, तो वो लाइन यहाँ से कुछ होती हुई जाएगी, यहाँ से होती हुई जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर जाएगी। जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी तो इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दो कि ये हमने किस इक्वेशन के लिए बनाया था। ये हमने बनाया था इक्वेशन फर्स्ट के लिए, विच इज x + 3y = 6 के लिए। अब सेकंड वाले पे चलो, x उसने क्या बोला है 6 है और y हमारे पास 0 ओरिजिन पे ही है, तो यानी कि यही वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा, यही वाला जो हमने पहले बार ड्रा किया था कि x की वैल्यू 0 थी, y की सीरीज, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये वाली दोनों वैल्यूज, ये दोनों की दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं। सेकंड वाले केस में आप जाओगे तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारे पास -4 है, यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगी और -4 है जो वो वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या ड्रा करवाया है, 0 और -4 को। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखो इस लाइन को आपने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल एज इट इज लाइन लेनी है और ड्रा करवानी है ये वाला हमारा इंटरसेक्टिंग, और जो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ है ना, यही वाला इसका हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। और ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई है, जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। समझ आई आपको मेरी बात, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 6 है और जो y की वैल्यू है वो 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो हमने वैल्यूज को अज्यूम किया है। क्लियर, किसी किस्म की प्रॉब्लम इस ग्राफिकल मेथड में अगर आपको है भी तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करवा दूंगा। ऐसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, मुझे टैब पे थोड़ी जगह चाहिए। हाँ, अब जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि वैल्यू को ना सब्स्टिट्यूट करना होता है। मतलब हमें पता है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि इनको क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जो हमने अभी तक इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली थी, यानी कि आप ऐसे लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन थी ना वो क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के बराबर थी, है ना। यहाँ से अगर मैं x को निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 6 माइनस 3y हो जाएगा। क्या ये वैल्यू आ जाएगी हमारी? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब जो ये वाली वैल्यू मेरी आई है ना, इसको मुझे पुट करना है एक इक्वेशन में। तो मैं किस इक्वेशन में करूँगा? पुट x इन इक्वेशन सेकंड में मैंने क्यों पुट किया? क्योंकि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लाई है, तो मैं इसलिए इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट x की वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू को मैंने जस्ट इसलिए निकाला है ताकि जो जिस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो वो सारी की सारी ना y की फॉर्म में बन जाएगी, मेरे पास एक वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी वो बात। तो इसको मैं जब सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से अनसॉल्विंग मुझे पता चला कि 2 इंटू 6 हमारे पास होता है 12 माइनस 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर वाली वैल्यू से तो ये मल्टीप्लाई होंगी। 6y ये किसके बराबर हो जाएंगे, हमारी 12 के बराबर हो जाएंगी। ऑन फर्दर सॉल्विंग माइनस 6y तो मेरा एज इट इज इसी जगह पे रहेगा और यहाँ पे बचेगा क्या मेरा 12। ये जो 12 है ये वाला 12 ट्रांसपोज होके जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 12। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 12 माइनस 12 6 0, और ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। हमें ये भी पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई, किसी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करवा रहे हैं, 0 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई है, इस y की वैल्यू को आप उठाओ और पुट करो कि इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं, यही तो इस मेथड का मतलब है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो मेरे पास क्या थी, x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अभी मैंने निकाली 0 इज इक्वल टू 6। तो x 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, 0 आई थी। क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप कोई सा भी मेथड करो ना, आप चाहे ग्राफिकल मेथड लोगे तो यहाँ पे भी देखो आप x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 0 थी, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया है तो उससे भी जो वैल्यूज है हमारी सेम आई है। तरीके थोड़े अलग है, चाल चलन थोड़ी बदली है, बाकी चीज तो वही है ना, आंसर तो वही आने वाले हैं। थर्ड वन इज अवर एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड लिखा गया, ये बेसिकली इस n की जगह ना यहाँ पे m होना चाहिए था, MINATI होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है हमें वैल्यूज को ना एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, जैसे ये वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब ध्यान से देखना एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक वैल्यू बिल्कुल खत्म करवानी होती है, चाहे वो पहली करवा लो चाहे दूसरी करवा लो, बट वेरिएबल वाली। मैं अगर ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे भी 3y है ना, एक प्लस में एक माइनस में है। तो अगर मैं इस वैल्यू को एडिशन करवा देता हूं दोनों को तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इनको ऐड करवा दूंगा तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस स्टिल माइनस हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मैं अगर करवाता हूं यहाँ पे एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करवाता हूँ और करवाऊंगा कैसे, मैं एडिंग इक्वेशन सेकंड बाई 1, मतलब सेकंड को मैं करवा रहा हूँ एक्चुअली मैं 1 के साथ ऐड करवा रहा हूँ। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको ऐड करवाने जा रहा हूँ, ऐड करवाऊंगा तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा मेरे पास, 3x। अब ये जो एडिशन है ना पूरी इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे भी ऐड का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। मुझे पता है ये प्लस इंटू माइनस तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लस इंटू माइनस है, ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा पूरे की पूरी वैल्यू। तो अगर मैं 3y में से 3y को ही माइनस करवा रहा हूँ तो ये वैल्यू तो कैंसिल होगी ना, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा कितना है 12 प्लस 6 18,
यानी कि 3x की वैल्यू मेरे पास आ गई 18। मुझे x निकालना है तो यहाँ पे 18, ये जो 3 मल्टीप्लाई में था इधर गया डिवाइड हो गया, 6 3 ज़ार 18, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। क्लियर, कोई परेशानी? अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x को इन इक्वेशन फर्स्ट में। इस x को ना मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यही मेरे पास इक्वेशन थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि x की जगह मुझे 6 पुट करना है, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मुझे पता है कि 3y जब मैं निकालूंगा, ये 6 जब दूसरी साइड ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू, 3y की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, और मुझे y निकालना है, वो 0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो y मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से भी अगर देखोगे तो आप x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 0 आई। आप अगर ध्यान से देखोगे, एलिमिनेशन मेथड चाहे करो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो x और y दोनों की वैल्यू 6 और 0 साइमल्टेनियसली, और अगर आप ग्राफिकल मेथड कर रहे हो तो वो भी x की वैल्यू 6 और 0 ही आ रही है। आपको मेरी बात समझ आई? तो इसी के साथ हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हो आप कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।